सबसे पहले निकी की नजर उस पर पड़ी। उसने सोनल के ऊपर तंज कसते हुए कहा, ओह माय गॉड, देखो तो सही कौन आया है। तुम्हें तो पूरे 2 दिन का वक्त मिला था ना, फिर भी तुम अब तक ये शहर छोड़कर भागी नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल गई थी। तुम तो उस इंसान को खोजने वाली थी जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ, मिल गया वो? सोनल ने गहरी सांस लेते हुए निकी की तरफ देखा। वो बेवजह उससे उलझने की मूड में नहीं थी, सो उसके सवालों को इग्नोर करते हुए वो चुपचाप अंदर चली गई। पीछे से निकी की आवाज उसे अब भी सुनाई दे रही थी, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, इतना सब करने के बाद भी इतने एटीट्यूड के साथ सिर उठाकर यहाँ चली आई है। पंक्ति ने इसे अब तक अरेस्ट नहीं करवाया ना, शायद इसलिए अब ये हमारी पेशेंस को चैलेंज कर रही है। मैंने इस बार के फैशन शो के लिए कपड़ों के पूरे 3 सेट्स डिजाइन किए थे। पंक्ति मुझे मेरे काम के लिए बोनस भी देने वाली थी, लेकिन सिर्फ इस लड़की की वजह से अब मुझे तो क्या किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे खींच कर एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं। सबकी चुभती हुई नजरों का सामना करते हुए सोनल बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। साशा ने जब सोनल को वहां देखा तो वो एकदम से खुश हो गई। फिर उसने निकी की तरफ नाराजगी से देखते हुए कहा, निकी, तुम्हें नहीं लगता तुम सोनल को कल्प्रिट ठहराने की कुछ ज्यादा जल्दी में हो? जब तक इस बात का पक्का सबूत नहीं मिल जाए तुम्हें सोनल के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनल प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। निकी ने भी अब गुस्से में भरकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह रियली, अब तुम भी इस लड़की की साइड ले रही हो? लेकिन तुम्हें ये जानकर शायद अच्छा न लगे कि अब तक जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं ना, वो सब सोनल के खिलाफ है। उसके बावजूद पंक्ति ने इसके ऊपर इतनी मौसी दिखाई है। पंक्ति ने इसके कहने पर इसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया है। अगर मैं पंक्ति की जगह होती ना तो इसे 2 सेकंड का भी टाइम नहीं देती और सीधे पुलिस के हवाले कर देती। निकी का गुस्सा देखते हुए साशा ने भी उससे ज्यादा बहस नहीं की और सोनल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले आई। जाने दो ना उसे सोनल, वो तो हमेशा से ऐसी है, उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो प्लीज। सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मुझे निकी की बातों का बुरा नहीं लगा। अगर उसकी जगह मैं भी होती तो शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। साशा ने अब अफसोस जाहिर करते हुए कहा, सोनल तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तो सच में हैरान हूं कि कोई तुम्हारी जैसी लड़की को फंसाने की सोच भी कैसे सकता है। सोनल ने बात को बदलते हुए कहा, साशा वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी, करण कहाँ है? क्या वो अभी पंक्ति के केबिन में है? नहीं, तुम्हारे आने से बस कुछ ही देर पहले वो यहाँ से चला गया था। पंक्ति शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए उसके जाने के बाद वो एक बार भी अपने केबिन से बाहर नहीं आई है। ठीक है, मैं पंक्ति से मिलकर आती हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस बारे में बताया यार। सोनल ने एक स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और कैंटीन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पंक्ति डेफिनेटली इस वक्त बहुत गुस्से में होगी, लेकिन सोनल को भी हर हाल में वो सीसीटीवी फुटेज देखनी थी और उसके लिए उसका पंक्ति से मिलना जरूरी था। जैसे ही वो कैंटीन से बाहर जाने लगी उसे साशा की आवाज सुनाई दी, सोनल प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सोनल ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तेजी से चलती हुई पंक्ति के केबिन के पास पहुंच गई। केबिन के बाहर पहुंचकर सोनल ने डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। साशा ने तो कहा था कि पंक्ति अंदर ही है, तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे रही? उसने कुछ देर तक वेट किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो केबिन का डोर ओपन कर अंदर चली गई। पंक्ति इस वक्त अपने ऑफिस चेयर पर खामोशी से बैठी हुई थी। सोनल की तरफ इस वक्त उसकी पीठ थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन केबिन में उड़ते हुए सिगरेट के धुएं को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि पंक्ति काफी देर से स्मोक कर रही थी। जाहिर है उसका मूड इस वक्त बहुत खराब था। सोनल के कदमों की आहट सुनकर पंक्ति ने बिना उसकी तरफ मुड़े ही सीधा सवाल किया, कुछ पता चला? नहीं, पर क्या मैं वो सीसीटीवी फुटेज एक बार और चेक कर सकती हूँ? सोनल ने बहुत हिम्मत कर पंक्ति से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर पंक्ति ने अपनी चेयर उसकी तरफ घुमा दी। सोनल उसे देखकर शॉक्ड हो गई। पंक्ति की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। शायद करण से झगड़ा करने की वजह से वो रो रही थी। हालांकि इस वक्त उसकी आंखों में आंसुओं के नामो निशान तक नहीं थे और वो काफी गुस्से में लग रही थी। तुम्हारे इतनी सीरियस क्राइम के बावजूद मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी मौसी दिखाई। जो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की मैंने वो सब फुलफिल की। तुमने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा, मैंने वो भी तुम्हें दिया। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है और अब भी तुम मुझसे यहाँ ये कहने आई हो कि तुम्हें वो वीडियो फुटेज दोबारा चेक करनी है। इतना कहकर पंक्ति एक पल के लिए रुकी और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बुरी तरह मसलते हुए उसे एश ट्रे में डाल दिया। तुम्हें पता है करण तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए और टाइम दूं, बट आई एम सॉरी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचने का वेट नहीं कर सकती हूं सोनल। ये मेरा स्टूडियो है, इसे इस मुकाम पर लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें इसका अंदाजा भी है। शिव डिजाइन्स को रेडी टू स्टाइल आज अपने डिजाइन्स बताकर सारी दुनिया के सामने शो कर रहा है। उसे तैयार करने में यहाँ के एक डिजाइनर ने कई महीनों तक की मेहनत की है, जो एक झटके में बर्बाद हो गई है। पंक्ति अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी सोनल किसी और की गलती की सजा खुद पर तो नहीं भुगत सकती थी ना। सो उसने एक बार और उससे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। पंक्ति मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही पंक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, गेट आउट। सोनल ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, पंक्ति प्लीज, ये मेरे करियर का सवाल है, मुझे एक बार वो फुटेज चेक करने दो प्लीज, हो सकता है उससे कोई क्लू मिल जाए। लेकिन उसकी बात सुनकर पंक्ति एकदम से भड़क गई। कांट यू हियर मी, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। अब ना तो मेरे पास इतना वक्त है जैसे मैं तुम पर जाया कर सकूं, ना ही मेरे अंदर इतना पेशेंस है। तुम्हें वो वीडियो फुटेज चेक करना है ना, तो अब तुम इस बारे में सीधे पुलिस से ही बात करना, क्योंकि अब सच्चाई का पता लगाने का काम पुलिस ही करेगी। पंक्ति की बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उस वक्त इतने गुस्से में थी कि उससे कुछ भी कहना बेकार था। अपने आंसू पूछते हुए वो चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। जैसे ही उसने पंक्ति के केबिन का डोर क्लोज किया, तुरंत उसके सामने 2 आदमी आकर खड़े हो गए। मैं सोनल मेहता। सोनल ने चौंकते हुए सिर उठाकर अपने सामने खड़े लोगों को देखा। उन दोनों ने ही पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। सोनल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। घबराहट के कारण अब उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। उसने डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन दोनों ने उसके सामने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा, हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपने फैशन हब से डिजाइन बाहर लीक किए हैं, आपको इस वक्त हमारे साथ चलना होगा। उनकी बात सुनकर सोनल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इतनी कोशिशों के बावजूद वो सच का पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन पंक्ति इतनी जल्दी पुलिस को यहाँ बुला लेगी इसकी उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। चुपचाप वो ऑफिसर्स के पीछे चलते हुए जाकर उनकी वैन में बैठ गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सोनल को इंटरोगेशन रूम में ले जाकर बिठा दिया गया। अब तक शाम का अंधेरा घेरना शुरू हो गया था। जिस कमरे में सोनल को बिठाया गया था वहाँ लाइट के नाम पर एक हल्की सी रोशनी वाला बल्ब चल रहा था। यहाँ फैन या एसी जैसा कुछ भी नहीं था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे कभी कभी हल्की हवा आती थी। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। सोनल को यहाँ आए 3 घंटे बीत चुके थे। इस दौरान उससे 2 बार पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। इस बंद कमरे में उसे बेहद तेज गर्मी लग रही थी। सुबह सिद्धार्थ ने उसे ब्रेकफास्ट में जो खिलाया था ना, उसके बाद से सोनल ने पानी तक नहीं पिया था। यहाँ गर्मी में बैठे बैठे प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा था, लेकिन वो यहाँ से उठकर जा भी नहीं सकती थी। वहीं साथ के कमरे में इंस्पेक्टर नारायण राणी और उसका जूनियर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश बैठे हुए थे। सोनल को फैशन हब से यहाँ तक ये दोनों ही लेकर आए थे।
रानी की उम्र 45 के आसपास रही होगी। उसकी कमर के आसपास जमे फैट को देखकर ही पता चल रहा था कि उसे खाने पीने का कितना शौक होगा। इस वक्त वो भी अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर के साथ आराम से बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके मुकाबले ओम प्रकाश की एज काफी कम थी। शायद उसकी नई रिक्रूटमेंट हुई थी। वो मुश्किल से 24-25 साल का नजर आ रहा था और काफी फिट था। काफी देर के इंतजार के बाद फाइनली वो दोनों आकर सोनल के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गए। और उम्मीद, क्या नाम बताया था इसका? राणा ने बड़ी दिलचस्पी के साथ सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। जी सर, सोनल मेहता, ओम प्रकाश ने तुरंत जवाब दिया। रानी ने अंगड़ाई लेते हुए बोरियत से एक नजर सोनल की तरफ डाली और बोला, तो मिस मेहता मैडम, काहे को टाइम खराब कर रही है हमारा? जो भी सच है सीधे सीधे बता दो ना। अरे हमको घर भी जाना होता है मैडम। कार्यों मी बरोबर बोलो ना। कहते हुए वो अपने जूनियर की तरफ देखकर हंसा। सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने सुना था पुलिस वाले जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने के लिए कई बार लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं। उसे चुप देखकर नारायण ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, अरे मैडम मेरी छोड़ो, मेरी शादी को तो फिर भी 15 साल हो गए। इस बेचारी की अभी भी नई शादी हुई है, कम से कम इस पर तो तरस खाओ। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगा। उसके साथ खड़े सब इंस्पेक्टर ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। सोनल ने अब हिम्मत कर जवाब दिया, सर मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया है वो सच है। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। जब से वो यहाँ आई थी उन लोगों ने सोनल से बार बार एक ही सवाल किया था और हर बार उसे यही कहा था कि बेहतर होगा अगर वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन सोनल ने जो जुर्म किया ही नहीं था उसे वो कबूल कैसे कर ली थी। हर बार एक ब्रेक के बाद वो लोग फिर से उसके पास आते और फिर से शुरुआत से सवाल करना शुरू करते थे। उन्होंने उससे ये तक पूछ डाला था कि रेडी टू स्टाइल वालों ने डिजाइन के बदले उसे कितने पैसे ऑफर किए और फैशन हब में जॉब करने का उसका मकसद क्या बस यही था कि वो यहाँ के डिजाइन लीक करके उन्हें रेडी टू स्टाइल स्टूडियो को बेच सके। लेकिन हर बार सोनल की तरफ से सेम जवाब पाकर अब वो दोनों भी बोर हो गए थे। सो रानी ने उससे कुछ देर तक नॉर्मल हंसी मजाक की बातें की। सोनल जानती थी ये सब बस उसका ध्यान भटकाने और उसे अपनी बात में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने पहले भी टीवी पर ऐसे कई इंटरोगेशन प्रोग्राम्स देखे थे, इसलिए ऑफिसर्स के इंटरोगेशन के तरीके से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो लोग जानबूझकर क्रिमिनल्स का ध्यान भटकाने और उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि मेंटली प्रेशराइज्ड होकर वो अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन सोनल इतनी आसानी से उनके सामने झुकने वाली नहीं थी। इस बात को अब तक रानी भी काफी हद तक समझ चुका था। साथ ही अब खुद उसे गुस्सा आने लगा था। कुछ देर पहले तक रानी के चेहरे पर जो हंसी आ रही थी ना, वो अब अचानक गायब हो गई। उसने अचानक एकदम से गुस्से में सोनल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हें नहीं पता ये सब किसने किया? तो फिर तुम्हारे हिसाब से रेडी टू स्टाइल स्टूडियो के पास तुम्हारे डिजाइन अपने आप चलकर पहुंच गए होंगे नहीं? रानी ने उस पर तंज कसते हुए कहा, चलो मान लिया कि उन्होंने वो डिजाइन तुम्हारे ऑफिस में घुसकर चुरा लिए, फैशन शो भी कर लिया, पर यहाँ एक गलती हो गई मैडम आपसे। चोरी के डिजाइन का क्रेडिट ले लिया आपने। जिन्हें आपने वो चोरी के डिजाइन बेचे थे उन्होंने अपने फैशन शो में आपको सारे डिजाइन के लिए क्रेडिट दिया है। अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर मिस मेहता। तालियां, बस यही गर्दन फंस गई आपकी। इतना कहकर वो एक बार फिर से पीछे मुड़ते हुए बोला, काय ओमी, मी बरोबर बोलो ना। ओमी ने तुरंत उसे सपोर्ट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद उसने झुककर सोनल के करीब आते हुए धीरे से कहा, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या? तुम्हारा केस मुझे दिया गया है, इंस्पेक्टर नारायण रानी को। एक भी अनसॉल्व केस नहीं है मेरे नाम। बड़े से बड़े क्रिमिनल के मुंह से सच निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सोनल गर्मी, भूख और प्यास से बुरी तरह से परेशान थी। उस पर से रानी की बातें सुनकर वो और इरिटेट हो रही थी। यहाँ आने के बाद से इन लोगों ने उसे एक गिलास पानी तक पीने को नहीं दिया था। उसने भी अब सीधे रानी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तो ये चाहती हूँ कि आप इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने कोई डिजाइन नहीं चुराए हैं। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय आप उसे क्यों नहीं खोजते जिसने ये सब किया है? सोनल की बात सुनकर रानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनल उसे ऐसे पलटकर जवाब देगी। गुस्से में सामने पड़ी टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए वो चेयर छोड़कर खड़ा हो गया और सोनल की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। 15 साल हो गए मुझे वर्दी पहने और अब मुझे कल की आई ये लड़कियां कानून सिखाएंगी। खूब जानता हूं मैं आजकल की लड़कियों को सक्सेस पाने के लिए कैसे कैसे शॉर्टकट्स लेती हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि शॉर्टकट वाली सक्सेस शॉर्ट टर्म के लिए ही आती है। अभी कानून के काम में दखलंदाजी करने के बजाय हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो शायद कुछ सजा कम हो जाए तुम्हारी। सोनल ने अब एक फेक स्माइल के साथ रानी की तरफ देखा। कानून? कौन से कानून में लिखा है कि केवल शक के बेसिस पर किसी लड़की को घंटों बिठाकर आप उससे पूछताछ कर सकते हैं? जब से मैं यहाँ आई हूं आपने मुझे पानी तक पीने नहीं दिया है। रानी ने बुरा सा मुंह बनाकर ओमी की तरफ देखते हुए पूछा, काय रे ओमी, मैडम को जूस ठंडा वंडा नहीं दिया तूने? ओमी की कुछ समझ में नहीं आया। उसने कंफ्यूज होते हुए एक बार सोनल की ओर देखा और फिर रानी की तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रानी ने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, मैडम ये पुलिस स्टेशन है, आपके बाप का घर नहीं है। आपको क्या लगा था हम लोग यहाँ आपको लाकर आपकी खातिरदारी करने वाले हैं? इसलिए कह रहा हूँ जो भी सच है सीधे सीधे बता दो। फिर पानी क्यों, जूस ठंडा गर्म जो आपको पसंद है वो सब पिलाएंगे हम आपको। सोनल ने कोई जवाब देने के बजाय रानी की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ, किसके कहने पर ये सब किया था तुमने? सोनल ने अब ओमी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? पंक्ति के ऑफिस से बाहर निकलते ही ये लोग उसे अपने साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में ले आए थे। यहाँ आते ही उसके सारे सामान के साथ ही उसका फोन भी उन लोगों ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। ओमी ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा जरूर था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने अब उस पर तंज कसते हुए कहा, ओह तो फाइनली मैडम को याद आ गया उनको अपनी हेल्प के लिए किसी को यहाँ बुलाना है। जिस तरीके से रानी उससे सवाल कर रहा था उससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। साथ ही गर्मी और प्यास की वजह से अब उसे बेहद कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी। उसे लग रहा था अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही इस रूम में रोती रही तो शायद वो यहीं बेहोश हो जाएगी। सोनल को चुप देखकर रानी के सब्र का बांध टूट गया था। उसने इस बार एकदम तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? सीधी तरह उसका नाम बता दो वरना। इतना कहते हुए उसने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उसे पूरी ताकत के साथ खिड़की के ऊपर दे मारा। एक तेज आवाज के साथ खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। घबराहट में सोनल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जिस चेयर पर बैठी हुई थी उसके साथ ही नीचे जमीन पर गिर गई। उसका दायां कंधा चेयर के सामने पड़े टेबल के कोने से बुरी तरह जा टकराया था। दर्द की एक तेज लहर को महसूस कर सोनल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि एक पल को ओमी भी घबरा गया था। वो रानी के काम करने के तरीके से वाकिफ था।
लेकिन फिर भी उसे सोनल के ऊपर इतनी जल्दी सख्ती करना ठीक नहीं लग रहा था। सोनल को तेज चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद रानी ने उसके ऊपर कोई मौसी नहीं दिखाई और ना ही उसने सोनल को उठने में कोई हेल्प की। उसने उन्हीं की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये ऐसे नहीं बोलेगी, बहुत सख्त जान है ये, एक काम कर, इसको लॉकअप में डाल दे, तो 4 दिन अंदर सड़ेगी ना तो फिर तोते की तरह सब सच बोलने लगेगी। सोनल ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई थी। जब वो अपनी जगह से नहीं हिली तो ओम प्रकाश ने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाकर लॉकअप में धकेल दिया। उसके धक्का देने से सोनल बड़ी मुश्किल से गिरती गिरते बची। जब तक वो संभल कर वापस पलटी तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। सोनल लगभग दौड़ती हुई वहां तक पहुंची और लोहे की सलाखों को पकड़कर जोर से चिल्लाई, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे किसी ने फंसाया है। ओमी ने एक बार पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। उसे जाते देखकर सोनल एकदम से पैनिक होने लगी थी। हे यू, ओपन द डोर! उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रानी वहां आ गया था। वहीं कुछ दूर पर पड़ी अपनी चेयर पर आराम से पसर कर बैठते हुए उसने कहा, क्या हो गया मैडम मेहता, अब क्या चिल्ला चिल्ला कर जान दोगी हमारी? हाँ, मैंने तो पहले कहा था सच बता दो, पर तुमने कसम खा रखी थी झूठ बोलने की। सोनल ने इरिटेट होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सच बोल रही हूँ, कितनी बार बताऊं आपको कि ये सब मैंने नहीं किया है? लेकिन रानी के ऊपर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से अपने कान खुजाते हुए जवाब दिया, अरे कोई ना मैडम जी, इतना सारा काम करके थक गई होंगी ना आप, इसलिए ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ 2-4 दिन जेल की हवा खाने के बाद सब याद आने लगेगा, आप टेंशन ना लो, रेस्ट करो बस। सोनल को अब अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। लोहे की उन सलाखों को जोर जोर से झकझोरते हुए वो चिल्लाई, प्लीज कोई तो खोलो, मुझे बाहर जाना है। चुप हो जा लड़की, यहाँ तेरे चिल्लाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अपना गला फाड़ रही है? अचानक सोनल के पीछे किसी की आवाज आई। सोनल बुरी तरह घबरा गई। तो क्या जेल की इस कोठरी में उसके साथ कोई और भी है? जब वो अंदर आई थी तो वो इतनी ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी कि उसने अंदर ठीक से देखा तक नहीं था। और फिर यहाँ की लाइट भी काफी हद तक वैसी ही थी जैसी इंटेलिजेशन रूम की थी। सोनल ने घबराते हुए उस तरफ देखा जहाँ से आवाज आई थी। अंदर कोने में उसे एक औरत बैठी हुई नजर आई। अंधेरी की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। सोनल ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और पहले की ही तरह जोर जोर से सलाखों पर हाथ मारती रही। बहरी है क्या? बोला ना, यहाँ कोई तेरी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्यों शर्म मचा रही है? वो तुझे यहाँ बंद करने के लिए ही लेकर आए हैं, इनको अगर तुझे छोड़ना ही होता तो अंदर ही क्यों लाते तुझे? उस औरत ने एकदम से उखड़ी हुई आवाज में कहा। उस औरत की बात सुनकर सोनल को भी लगा कि शायद वो सही कह रही है। आंखों में आंसू लिए वो गेट से बाहर की तरफ देखने लगी, जहां कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। भूख और प्यास के कारण अब उसे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। वो वहीं सलाखों से पीठ टिकाकर नीचे जमीन पर बैठ गई। अब उसने गौर से उस तरफ देखा जहां वो औरत बैठी हुई थी। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, शायद वो बहुत दिनों से यहाँ बंद थी। उसके बाल गंदे और पूरी तरह उलझे हुए से थे। उसके हाथों और पैरों पर चोट के निशान नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। उसकी तरफ देखते हुए सोनल और भी ज्यादा सहम गई। आज वो भले ही ठीक ठाक हालत में है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी खुद की भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ खाना मिलेगा भी या नहीं। इस वक्त उसे सिद्धार्थ की बहुत याद आ रही थी। हर बार वो किसी सुपर हीरो की तरह आकर उसे हर मुसीबत से निकाल कर ले जाता था। काश कि आज भी वो यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ घर ले जाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? सिद्धार्थ तो यहाँ से बहुत दूर था और वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। भले ही वो वहाँ जाकर उससे मिलकर आई थी, लेकिन उसने सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में वो यहाँ आकर उसकी हेल्प करेगा भी तो कैसे? उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि सोनल यहाँ जेल में बंद है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में सोनल को यकीन था कि सिद्धार्थ जरूर उसे ढूंढ लेगा और फिर यहाँ से निकालकर घर भी ले जाएगा। सोनल अपनी आंखों में आंसू भरे चुपचाप धूल भरी फर्श की तरफ देख रही थी। तुझे क्यों लेके आए ये लोग इधर? क्या किया है तूने? उस औरत ने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपना सिर झुका लिया। अभी अभी तो इतनी जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, अब क्यों नहीं बोलती कुछ? कहते हुए वो औरत उसकी तरफ देखकर हल्के से हंसी। ठीक है, मत बता, तुझे पता है मैं इधर किस लिए आई? हाँ? सोनल ने अब थोड़ी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा। उसे कैसे पता हो सकता था कि ये औरत यहाँ कैसे आई? वो तो आज उसे पहली बार मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अकेलेपन और यहाँ की मुश्किलों में रहते रहते थक गई है। शायद उसे भी अपनी तकलीफ बांटने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ उसकी बात सुनने वाला था ही कौन? इसलिए वो सोनल से ही बात करने की कोशिश कर रही थी। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मेरा पति बहुत अमीर आदमी है, उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मेरे से करा दी थी। वो किसी और को प्यार करता था, उसने मेरे से शादी तो कर ली, लेकिन बाद में उस दूसरी औरत को भी घर लेके आ गया। वो मेरे को पसंद नहीं करती थी। एक दिन किसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया, मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पति ने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर मेरे को अंदर करवा दिया। इन पुलिस वालों ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया और सब इल्जाम मेरे पे ही डाल दिया। तब से इन मर्दों पर से ना भरोसा उठ गया मेरा। तू भी आज ये बात अच्छे से समझ ले, जिंदगी में कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं करना, समझी? उस औरत ने कड़वाहट के साथ कहा। सोनल को उसकी बात सुनकर उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। वाकई उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहकर तसल्ली दे। लेकिन उस औरत की कहानी सुनने के बाद आज एक बार फिर से सोनल को यकीन होने लगा था कि वाकई वो बहुत लकी है जो उसे सिद्धार्थ जैसा हस्बैंड मिला है, जो हर बार उसे हर मुश्किल से बचा लेता है। लेकिन अब दिल के किसी कोने में उसे डर भी लगने लगा था, सिद्धार्थ उसे खोज भी पाएगा या नहीं? कहीं बाकी लोगों की तरह ही वो भी उसे गलत ही ना समझ ले। ये जानने के बाद कि वो जेल जा चुकी है, क्या वो उसे पहले की तरह प्यार कर पाएगा? ये सब सोचकर अब सोनल के सिर में दर्द होने लगा था। ऊपर से भूख, प्यास और थकान भी अब उसके ऊपर हावी होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। न जाने कितनी देर तक वो सोती रही। अचानक किसी तेज आवाज से वो एकदम से हड़बड़ाकर नींद से जाग गई। सोनल मेहता, तुम्हारी बेल हो गई है, तुम जा सकती हो। सोनल को लगा कि शायद वो सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें खोलते हुए इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी दोबारा वही आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। सोनल मेहता। सोनल अब घबराते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत बाहर की तरफ देखा, वहां 2 आदमी खड़े थे।
उनमें से एक तो सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश था, दूसरे को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उसके हाथ में इस वक्त एक छोटा सा ब्लैक कलर का ब्रीफकेस भी था। उसने एक बार उन दोनों के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ कहीं नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ से बाहर जा पाएगी, लेकिन साथ ही मन में सवाल भी था कि आखिर उसे बाहर निकाला किसने। ओम प्रकाश ने आगे बढ़कर डोर ओपन कर दिया और एक स्माइल के साथ उसे बाहर जाने का इशारा किया। सोनल जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगी, अंदर से उस औरत की आवाज आई, बड़ी अच्छी किस्मत लेकर आई है तू, अभी अंदर आए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि तुझे यहाँ से छुट्टी भी मिल गई। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। भले ही उसने ये बात एकदम सपाट लहजे में कही थी, लेकिन उसमें छिपा दर्द सोनल महसूस कर सकती थी। उसने पलटकर उस औरत की तरफ देखा और बोली, आई होप आप भी बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। अरे सबकी किस्मत तेरी जैसी नहीं होती है, उस औरत ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जा खुश रह। सोनल के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ बोले वो चुपचाप उस ब्लैक सूट वाले आदमी के पीछे चल दी। उन दोनों के पीछे ओम प्रकाश भी आ रहा था। काफी देर तक चलते रहने के बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन में बने वेटिंग रूम के पास पहुंच गए थे। वहां सिद्धार्थ पहले से मौजूद था। ये देखकर सोनल एकदम से हैरान हो गई थी। भले ही उसके सिर पर एक बड़ा सा बैंडेज बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह एकदम हैंडसम और फिट नजर आ रहा था। उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो अभी हॉस्पिटल से आ रहा हो। सोनल के अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ अचानक यहाँ कैसे आ गया, और फिर उसे ये कैसे पता चला कि सोनल यहाँ इस जेल में बंद है। लेकिन वो उसे देखकर ही फिलहाल इतनी ज्यादा खुश थी कि वो कुछ और सोचना और समझना भी नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, इस वजह से वो सोनल को आते हुए देख नहीं पाया था। इस वक्त वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। ऑलराइट, जितनी जल्दी हो सके उसे रिकवर करो। बेहतर होगा अगर तुम उस ऑफिस में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उन सबके डिलीटेड फुटेज को रिकवर कर लो। और हाँ, ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। फोन पर बात करते हुए सिद्धार्थ पलटा और उसकी नजर सोनल के ऊपर पड़ी। उसे वहां देखकर उसने तुरंत अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, समझे? ओके। इतना कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तेजी से सोनल की तरफ बढ़ा। सोनल के करीब आते हुए उसने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। सोनल इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रही थी। उसके बाल एकदम से उलझे हुए से थे, उसके सारे कपड़े भी धूल और पसीने के कारण खराब हो गए थे। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सोनल को लगा शायद सिद्धार्थ उससे नाराज है। आखिर आज सोनल की वजह से सिद्धार्थ को अपना सारा काम छोड़कर दूसरे शहर आना पड़ा था। और फिर सोनल उसे मिली भी तो कहा, यहाँ पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे। लेकिन फिर भी वो इस वक्त सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर इतनी खुश थी कि उसका दिल कर रहा था इसी वक्त उसे अपनी गले से लगाकर अपने सारे आंसू बहा दे। ना जाने कब से उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। सिद्धार्थ, उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन आगे कुछ और बोल नहीं पाई। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने सिद्धार्थ को हक कर लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे वापस हक नहीं किया और बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप खड़ा बस उसे देखता रहा। सर, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, अब आप मैडम को लेकर यहाँ से जा सकते हैं, उस ब्लैक सूट वाले आदमी ने सिद्धार्थ के करीब आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, थैंक यू सो मच अभिषेक एंड गुड जॉब। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सोनल को खुद से अलग करते हुए कहा, लेट्स गो। उसने सोनल को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और वेटिंग रूम से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सोनल ने एक बार उसे जाते हुए देखा, फिर चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। सिद्धार्थ काफी तेजी से चलते हुए तुरंत अपनी गाड़ी तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोनल अब भी उससे काफी दूर थी। वो बहुत धीरे चल रही थी, साथ ही चलते हुए उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ वापस चलते हुए उसके पास आ गया। उसने सोनल का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? गलती से सिद्धार्थ ने सोनल का वही हाथ पकड़ लिया था जिसमें उसे गिरने के बाद चोट लगी थी। सोनल ने दर्द से कराहते हुए तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। सिद्धार्थ ने जब उसके कराहने की आवाज सुनी तो एकदम से चौंकते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। उसने सोनल के हाथ पर नजर डाली जहां चोट के हल्के नीले निशान नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो कमिश्नर साहब, सिद्धार्थ बोल रहा हूं, मुझे इसी वक्त मिलना है आपसे। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने सोनल की तरफ देखा जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसने वहीं पास में रखी एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां बैठ जाओ। सोनल भी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ वहीं पर खड़ा अभिषेक से बातें करने लगा। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो दोनों इस वक्त किसी सीरियस इशू पर डिस्कशन कर रहे थे। करीब 20 मिनट के बाद एक आदमी बाहर से वहां आया। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी और वो काफी हड़बड़ी में लग रहा था। उसने पुलिस स्टेशन के गेट से एंटर करने के बाद एक बार इधर उधर देखा। जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? अब इतनी रात को आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ के करीब आते हुए उसने पूछा। सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप कोई शरीफ आदमी इतनी रात को अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं रुकेगा ना कमिश्नर साहब। वैसे मैंने सुना था कि आप यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और एक नजर सोनल के ऊपर डालते हुए बोला, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आपके स्टाफ मेंबर्स यहाँ आने वाले लोगों को चाय के लिए पूछते ही नहीं है। सिद्धार्थ की नजरों का पीछा करते हुए कमिश्नर की नजरें भी सोनल के ऊपर जाकर रुक गई थी। एक पल के लिए उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। इतने सालों तक पुलिस की नौकरी करते हुए उसने बड़े से बड़े लोगों के केसेस देखे थे और इस नाते उसे अच्छा खासा तजुर्बा भी था। सिद्धार्थ ने भले ही उसे सोनल के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसके गुस्से को देखकर वो तुरंत समझ गया था कि सोनल जो कोई भी है, सिद्धार्थ उसके काफी क्लोज है। अदरवाइज वो खुद उसके लिए चलकर यहाँ तक कभी नहीं आता। उसने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अब मिस्टर कपूर, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस मैटर को सॉल्व करवाता हूँ, आपको अब और कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वो मुड़ा और तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। 5 मिनट के अंदर वो बाहर आया और इस बार उसके साथ में इंस्पेक्टर रानी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी थे। कमिश्नर ने सिद्धार्थ के पास आते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैंने इनसे सारी बातें पता कर ली हैं। एक्चुअली मिस मेहता के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है उसका केस इन्हीं के हाथ में है। ये दोनों बस अपना काम कर रहे थे। इन्होंने जो भी किया है कानून के दायरे में रहकर किया है। अब इतनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है ना हमें। लेकिन उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा एकदम से भड़क गया था। वो रियली कानून के दायरे में रहकर काम किया है इन्होंने, तो फिर इसकी बॉडी पर मुझे ये चोट के निशान क्यों नजर आ रहे हैं? पुलिस कस्टडी में रात के वक्त किसी लड़की को बिठाकर उसके साथ मारपीट करना कब से कानून का हिस्सा बन गया है कमिश्नर साहब? लेकिन सिद्धार्थ की बात का जवाब रानी ने दिया। अरे कपूर साहब, ये मेहता मैडम खुद ही बैठे बैठे चेयर से गिर गई थी, उसी बात तुम्हें चोट लग गई होगी। हाँ तो खामखा हम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। कहते हुए उसने सिद्धार्थ को एक स्माइल दे दी। उसकी बात सुनकर
सिद्धार्थ ने सोनल को अपने पास आने का इशारा किया। वो अब तक वहीं बेंच पर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ का इशारा पाकर सोनल उठकर धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आ गई। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए पूछा, ये कह रहा है तुम खुद ही अपनी चेयर से नीचे गिर गई थी, ये सच है? सोनल ने एक बार डरते हुए उन तीनों के ऊपर एक नजर डाली और हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो अलग बात थी कि रानी ने जो सीन वहां क्रिएट किया था उससे घबराकर वो चेयर से नीचे गिर गई थी, लेकिन ये भी उतना ही सच था कि उन दोनों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। सोनल का जवाब सुनकर कमिश्नर के साथ बाकी दोनों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि सोनल ने उन दोनों पुलिस वालों की बात को ही सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, चलो ठीक है मान लिया वो अपने आप ही गिर गए, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? उसे ऐसे ही गिर जाने दिया? उसकी हेल्प करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की? उसकी चोट के लिए कोई मेडिकेशन को क्यों नहीं यूज किया तुम लोगों ने? और सबसे बड़ी बात, इंटरोगेशन के टाइम पर वहां कोई लेडी ऑफिसर क्यों नहीं थी? ओम प्रकाश ने अब डरते हुए एक बार रानी की तरफ नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शिकन तक नहीं आई। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा जिसका पूरा चेहरा भूख और प्यास की वजह से मुरझा गया था। तेज गर्मी और दिन भर की प्यास के कारण उसके लिप्स ड्राइनेस के कारण क्रैक हो गए थे। उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे कमिश्नर के सामने खड़ा करते हुए कहा, आपके पुलिस स्टेशन में पीने के लिए पानी देना भी गुनाह है क्या? आप लोगों को दिखाई नहीं देता इसे कितनी प्यास लगी है? कमिश्नर ने एक बार फिर बेबसी से सोनल की तरफ देखा। अब उसका खुद का गला सूखने लगा था। उसने एक बार घूर कर अपने सामने खड़े दोनों ऑफिसर्स को देखा और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए बोला, ये दोनों एक्चुअली यहाँ के टेम्पररी ऑफिसर्स हैं। शायद इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ये काम किया है, वरना ऐसी गलती होना इट्स इम्पॉसिबल। इसके बाद उसने तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस मेहता आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसके लिए मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। कमिश्नर की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। टेम्पररी ऑफिसर्स, एटलीस्ट कोई अच्छा एक्सक्यूज दे दिया होता आपने। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अब कपूर इंडस्ट्रीज को भी आपकी वाइफ के साथ कोऑपरेट करने के लिए कुछ टेम्पररी वर्कर्स को हायर कर लेना चाहिए, राइट? सिद्धार्थ की बात सुनते ही कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ गया था। सिद्धार्थ ने भी उसके ऊपर कोई मौसी नहीं दिखाई और बोला, हो सकता है आपके ऑफिसर्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ आपकी नाक के नीचे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया गया है। सो अब इसके जवाब में मुझे भी आपकी वाइफ को। सिद्धार्थ की बात पूरी होने से पहले ही कमिश्नर के माथे पर से पसीना छलकने लग गया था। उसने तुरंत सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर कपूर। इतना कहकर वो रानी की तरफ मुड़ा और एकदम से उसे फटकारते हुए बोला, क्यों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? माफी मांगो इनसे। कमिश्नर की बात सुनकर रानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ओम प्रकाश हालांकि घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक बार रानी की तरफ देखा। सर लेकिन रानी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर ने पहले से भी ज्यादा सख्त आवाज में कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसी वक्त मिस मेहता से माफी मांगो। गुस्से में रानी की मुट्ठियां कस गई थी। उसने कसमसाते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए बोला, सॉरी मेहता मैडम, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए हमें। सोनल ने एक बार अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। रानी की माफी सुनने के बाद अब फाइनली उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। उसने भी सोनल की तरफ देखते हुए उसके कंधे हल्के से थपथपा दिए। सोनल ने भी अब रानी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इट्स ओके। ये देखकर अब फाइनली कमिश्नर ने भी राहत की सांस ली। मिस्टर कपूर, अब तो सब ठीक है ना? आई होप कपूर इंडस्ट्रीज अब मेरी वाइफ के साथ अपनी डील कैंसिल नहीं करेगी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, इतनी बड़ी बिजनेस डील के लिए बस इतना ही कर सकते हैं आप? उसकी बात सुनकर वो तीनों ही एकदम से शॉक्ड हो गए थे। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए था सिद्धार्थ को? सोनल भी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। रानी को पहले ही सोनल के सामने माफी मांगना खल रहा था, अब सिद्धार्थ की बात सुनकर वो और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा था। अब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए थोड़ी सख्त आवाज में कहा, कपूर साहिब आप बेवजह तिल का ताड़ बना रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया हमने मेहता मैडम के साथ? वो आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही ओम प्रकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। कमिश्नर ने भी उसे तुरंत अपनी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर रानी भी मन महसूस कर चुप हो गया। कमिश्नर ने अब बेचैनी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, अब आप हमसे और क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। अभी आप ही ने कहा था ना कि ये दोनों टेम्पररी ऑफिसर्स हैं, जस्ट फायर देम। उसकी बात सुनकर उन तीनों के ही चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। कमिश्नर ने एकदम से पैनिक होकर सिद्धार्थ के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर कपूर यहाँ पहले ही ऑफिसर्स की इतनी कमी है, अगर मैं इन्हें भी निकाल दूंगा तो फिर यहाँ काम कैसे होगा? वैसे ही आजकल शहर में क्राइम इतना बढ़ गया है, और फिर हेडक्वार्टर को क्या जवाब दूंगा मैं? सिद्धार्थ ने अब लापरवाही से अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डालते हुए कहा, ये सोचना आपका काम है कमिश्नर साहब। वैसे भी आजकल अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आपके एक इशारे पर हजारों टैलेंटेड लोग आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कमिश्नर को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मजबूर था। पुलिस की नौकरी की सबसे खराब बात यही तो थी, वो लोग कभी कोई भी काम अपनी आजादी से कर ही नहीं पाते थे। हमेशा सोसाइटी में पैसे और पोजीशन रखने वाले लोग आकर उनके काम में टांग अड़ाते रहते थे। कभी बिजनेसमैन और कभी पॉलिटिशियंस, सब मिलकर हर बार पुलिस को भी अपनी ज्योति की नोक पर बनाए रखते थे। लेकिन वो भी मजबूर था। उसकी वाइफ ने बहुत मेहनत करके अपनी कंपनी की बिजनेस डील कपूर इंडस्ट्रीज के साथ फाइनलाइज की थी। अब इन दो पुलिस वालों की एक छोटी सी गलती की वजह से अगर उसकी डील कैंसिल हो गई तो प्रोबेबली उसकी वाइफ उसे अपने ही घर में घुसने नहीं देगी। कुछ सोचकर उसने समझदारी से काम लेते हुए जवाब दिया, मिस्टर कपूर मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों भी इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। अगर मैंने इन्हें सस्पेंड कर दिया तो इनकी इनकम का जो एक सोर्स है वो भी चला जाएगा। आप इनकी फैमिली के बारे में भी तो सोचिए। इनकी की हुई एक छोटी सी गलती की सजा इनके पूरे परिवार को मिलेगी। इसलिए इन्हें सस्पेंड करने के बजाय मैं इनका ट्रांसफर यहाँ से कहीं बहुत दूर करवा देता हूँ। इस तरह इनकी जॉब भी नहीं जाएगी और आपको इनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। ट्रांसफर की बात सुनकर रानी का खून खौलने लगा था, लेकिन कमिश्नर की आंखों का इशारा समझकर वो चुप रहने पर मजबूर था। सिद्धार्थ ने अब संतोष के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। कमिश्नर ने अब फाइनली राहत की सांस ली। अब सारा मैटर सॉल्व हो गया था, सो उसने बड़ी उम्मीद के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर कपूर अब तो उस डील में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, कमिश्नर साहब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये डील टाइम पर पूरी हो जाए। अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आफ्टर ऑल टेम्पररी लोगों के साथ आप परमानेंट काम तो नहीं कर सकते ना? सिद्धार्थ का इशारा समझकर कमिश्नर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, राइट, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद वो तुरंत वहां से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ काफी तेजी से चलते हुए कार तक पहुंच गया था। उसने एक बार पीछे मुड़कर सोनल की तरफ देखा, जो अब भी धीरे धीरे चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी।
सिद्धार्थ को अपनी तरफ देखते देखकर सोनल ने एकदम से घबराकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ अब तक उससे नाराज है। कार के पास पहुंचने के बाद भी जब सिद्धार्थ ने उससे कोई बात नहीं की तो आखिर में सोनल ने अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल सुनकर अब सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया था। खुश हो ना तुम यहाँ लॉकअप में बंद होने के बाद? सोनल से अब कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। उसने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से पूछा, तुम नाराज हो मुझसे? सिद्धार्थ वाकई उससे इस वक्त बहुत नाराज था। उसका तो मन हो रहा था कि इसी वक्त सोनल को 2-4 थप्पड़ लगा दे। आखिर ऐसी बेवकूफी वो कर कैसे सकती है? अगर आज मैं वापस नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुमने अपने रहने के लिए ये नया ठिकाना खोज लिया है? उसने सोनल के ऊपर तंज कसते हुए कहा। और किसने कहा मैं नाराज हूं? देखो मेरी तरफ, मैं नाराज लग रहा हूं क्या? और फिर मैं होता ही कौन हूं तुमसे नाराज होने वाला? हाँ? सोनल को चुप देखकर उसने फिर से कहा, तुम इतनी दूर मुझसे मिलने चली आई, पूरी रात मेरे साथ बिताई, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम किस प्रॉब्लम में हो। मैं ही पागल था जो तुम्हारे वहां आने से खुश हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन आखिर में आज तुमने साबित कर ही दिया ना कि ये सिर्फ सब एक झूठ है। अरे प्यार तो छोड़ो, तुम तो कभी शायद मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं माना, वरना अपनी प्रॉब्लम्स तुम मेरे साथ जरूर शेयर करती सोनल। उसकी बातें सुनकर और उसका गुस्सा देखकर सोनल का दिल बैठने लगा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश की। तो फिर कैसी बात है सोनल? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो और वहां के चैलेंजेस फेस करना चाहती हो, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? अपने दम पर मुश्किलों का सामना करना अच्छी बात है सोनल, लेकिन बिना सोचे समझे अपने सिर पर मुसीबत मोल लेना बेवकूफी है। अरे जब तुम्हें पता था कि तुम अपने लेवल पर चीजों को ठीक नहीं कर पाओगी तो एटलीस्ट तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी ना, या फिर जेल में बैठकर तुम असली गुनहगार के बारे में पता लगाना चाहती थी। सिद्धार्थ ने एकदम से बिफरते हुए कहा। सोनल जानती थी सिद्धार्थ इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने उसकी किसी भी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए धीरे से जवाब दिया, सिद्धार्थ मैं सब कुछ बताना चाहती थी तुम्हें, लेकिन तुम्हें चोट लगी थी ना, बस इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। सिद्धार्थ। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता था, लेकिन अब उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसने स्माइल करते हुए कहा, यस यू आर राइट। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए था ना कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू सो मच सोनल, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ ने गुस्से में कार के बोनट पर जोर से अपना हाथ दे मारा। उसका गुस्सा देखकर सोनल एकदम से पानी खोने लगी थी। सिद्धार्थ ने अब जलती हुई नजरों से सोनल की तरफ देखकर कहा, मैं सिर्फ नाम का हस्बैंड नहीं हूं तुम पर, समझी तुम? सिर्फ जरा सी चोट लगी है मुझे, मर नहीं गया हूं मैं। स्टिल कैन प्रोटेक्ट यू, डू यू अंडरस्टैंड? सिद्धार्थ जितना इस बारे में सोच रहा था उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर आज सुबह उसने सोनल का वियर्ड बिहेवियर नोटिस नहीं किया होता ना तो शायद वो रोहित को उसके बारे में पता करने के लिए कभी नहीं भेजता। फिर सोनल का क्या होता? न जाने कब तक वो यहाँ ऐसे ही लॉकअप में बंद रही थी। जब रोहित ने उसे फैशन हब में हुई सारी चीजों के बारे में बताया तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गुस्से के कारण आज उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। उसी वक्त वो अपना सारा काम छोड़कर वापस यहाँ आ गया, लेकिन जब सोनल फाइनली उसके सामने आई तो उसे देखकर सिद्धार्थ का दिल एकदम से टूट गया था। आखिर में उसके होते हुए भी सोनल को इतना कुछ सहना पड़ा था। अरे वो सोनल का हस्बैंड था, हर मुश्किल में उसका साथ देने और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था उसने सोनल को, लेकिन सोनल अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये बात उसे बुरी तरह चुभ रही थी। जब सिद्धार्थ का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे सब कुछ बताना चाहती थी? तो जब वो पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट करने आए थे तब तुम क्या कर रही थी? एक कॉल नहीं कर सकती थी मुझे? एक्जैक्टली चलता क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में? आखिर क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे? मेरी कोई इंपॉर्टेंस भी है क्या नहीं तुम्हारी लाइफ में सोनल? सोनल ने अब बिना किसी हिचक के तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऑफ कोर्स यू आर माय लाइफ सिद्धार्थ, यू आर माय हस्बैंड एंड आई लव यू। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। आज तक कभी तुमने मुझे अपना हस्बैंड माना है? हाँ, मगर तुमने मुझे अपना फ्रेंड भी माना होता ना तो सबसे पहले तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती, उसके बाद भले ही तुम अपने लेवल पर जो करना चाहती हो तुम करती। मैं तुम्हें कभी इसके लिए नहीं रोकता, बट एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, तुमने तो उल्टा मुझसे झूठ बोल दिया कि तुम अपने ऑफिस के काम में बिजी हो, तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, रियली बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की है ना उन सबने तुम्हारे साथ। ओ प्लीज अब मान भी जाओ कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है। कहते हुए सिद्धार्थ ने एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और गुस्से और बेचैनी के साथ उसके कश लगाने लगा। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने एकदम आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज प्लीज बिलीव मी सिद्धार्थ, मेरा तुमसे ये सब छुपाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस पहले खुद पता लगाना चाहती थी कि ये सब किसने किया है, लेकिन फिर मैं इससे पहले कि तुम्हें कुछ बता पाती उन पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे आकर अरेस्ट कर लिया। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर अब उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक झटके से सोनल का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को नीचे फेंकते हुए उसे अपने पैरों से मसल दिया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठ गया। सोनल अब तक बाहर ही खड़ी थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब बाहर खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आकर बैठो। सोनल बिना कुछ बोले खामोशी से अंदर आकर बैठ गई। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाई सिद्धार्थ ने कार तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशंस के सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड ही ये जताने के लिए काफी थी कि वो इस वक्त कितना गुस्से में है। काफी देर की ड्राइविंग के बाद जब सोनल अपनी जगह से हिली तक नहीं तो सिद्धार्थ को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाते हुए उसकी तरफ देखने की कोशिश की। सोनल सिर झुकाए खामोशी से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था वो इस वक्त क्या सोच रही है। आखिर में जब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया तो उसने एकदम से उखड़ी हुई आवाज में पूछा, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल एक बार फिर से अंदर तक कांप गई थी, कहीं वो दोबारा उस पर नाराज होने न लग जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने एक बार फिर उसकी तरफ नजर डालते हुए पूछा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुमसे अभी जो कुछ भी कहा वो सब गलत था और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था? सोनल ने जब उसका सवाल सुना तो एक बार फिर से अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हुआ उसे। सिर झुकाए उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं तुम सही हो। सिद्धार्थ ने अचानक स्टीयरिंग को तेजी से घुमाते हुए तेजी से चलती हुई कार को ब्रेक लगा दिए। 100 की स्पीड से चलती हुई कार अचानक एक तेज झटके के साथ तेज आवाज करती हुई रुक गई। फोर्स इतना ज्यादा था कि सोनल की पूरी बॉडी एक झटके के साथ आगे आते हुए फिर उतनी ही तेजी से पीछे जाकर सीट से टकरा गई। लेकिन इसके बावजूद सोनल के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। खुद को कंट्रोल करने के लिए उसने कसकर सीट को पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
गाड़ी के रुकने के बाद भी घबराहट के कारण सोनल की धड़कनें बेहद तेज चल रही थी। गाड़ी के रुकते ही सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, इधर देखो। लेकिन सोनल अब भी वैसे ही सिर झुकाए बैठी थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। लेकिन उसका चेहरा देखकर सिद्धार्थ एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। लगातार रोते रहने के कारण उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। सोनल, उसने कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी जबान लड़खड़ा गई। सोनल वापस अपना सिर झुकाए हुए पहले वाली पोजीशन में ही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद लुढ़क कर सिद्धार्थ के हाथों पर जा गिरी और सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथों पर पिघला हुआ शीशा उतार दिया हो। उसने एकदम से पैनिक होते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने हाथों पर गिरे हुए आंसुओं को देखने लगा। ये सही था कि वो सोनल से नाराज था, लेकिन अब उसे इस तरह से रोते हुए देखकर उसका सारा गुस्सा जैसे एकदम से गायब हो गया था। तुम फिर से क्यों रो रही हो? इस बार उसने सॉफ्ट आवाज में पूछा। सोनल अब तक तो एकदम चुपचाप बैठी रो रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ की बात सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा परेशान हो गया। सोनल ने अपनी नजरें उसकी तरफ से घुमाते हुए बाहर की तरफ कर ली थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए 2-4 बार गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जब उसका रोना बंद हो गया तो उसने मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अब तक कंफ्यूज सा बैठा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। सोनल ने अब सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया,